नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी गांठें। डॉक्टर कृष्णलता सिंह एक प्रतिभाशाली और सशक्त कथाकार हैं और हिंदी साहित्य को उनका योगदान अप्रतिम है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी गांठें। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। शुरू में कृतिका अप्रतिम को कहाँ समझ पाई थी। वैसे किसी को समझना इतना आसान भी नहीं होता है। भला कोई ये दावा कैसे कर सकता है कि वो अमुक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है। अगर वो ये दावा करता है तो ये सिर्फ उसके मन का छलावा अथवा कोरी अटकलबाजी होती है। अरे, आदमी तो अपने आप को नहीं समझ पाता है, फिर दूसरे को क्या खाक समझेगा। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, दिखाता कुछ है और अंदर से होता कुछ और है। अपने अंदर न जाने कितनी परतें जमा कर रखता है। सच पूछो तो आदमी स्वयं में एक उलझी हुई पहेली है। जब वो स्वयं को नहीं समझ सकता तो भला कैसे जानेगा कि दूसरे के अंतर्मन में कितनी परतें हैं, उनमें क्या छुपा बैठा है, उसके अंदर दिली रिश्तों को लेकर कितनी गांठें हैं, कितनी दरारें हैं, वो दर्द के किस दरिया में तैर रहा है, उसकी मुस्कुराहटों के पीछे कितनी घनीभूत पीड़ा का जमघट है और चुप्पी के नीचे कितने रिश्तों का कब्रिस्तान सोया है। उसके अक्खड़पन में उसकी कौन सी चोट प्रहार करती है। बस हम उसके बाहरी व्यवहार से उसके प्रति अपनी एक निश्चित धारणा निर्मित कर लेते हैं। कृतिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहली बार जब उसका सामना अप्रतिम से हुआ तब उसे ऐसा नहीं लगा था कि वो नारिकेलवत अंदर से नरम और बाहर से कठोर है, ना ही पर्वत की तरह अटल और पुष्प की तरह कोमल लगा, बल्कि एक अक्खड़, बदमिजाज, खड़ूस, सड़ू, मुंहफट और अहंकारी बॉस के रूप में नजर आया था। स्टाफ मीटिंग में हमारी अगली योजना की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर एक ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन चाहिए, कहकर उसने मिस्टर त्यागराजन की तरफ अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा था। बॉस का मंतव्य समझकर मिस्टर त्यागराजन ने सुझाव दिया था, सर, प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी अगर मिस चौधरी को दी जाए तो बेहतर होगा। मिस चौधरी की मार्केट और विज्ञापन पर अच्छी पकड़ है। बॉस का जवाब सुनकर कृतिका क्या, पूरा स्टाफ सन्न रह गया था। चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि मिस चौधरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हैं। ये जिम्मेदारी आप ही संभालें। पूरे स्टाफ के सामने बिना बात अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती सहने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी। नौकरी की ज़रूरत थी, लेकिन इतनी गरज भी नहीं थी कि कोई खुलेआम उसकी बेइज्जती करे और वो चुपचाप बैठी सुनती रहे, भले ही वो उसका बॉस ही क्यों ना हो। ये अधिकार उसने किसी को नहीं दिया था। पल भर में उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, लेकिन जाने से पहले बॉस को सबक पढ़ाना जरूरी है, सोचकर बड़े नपे तुले शब्दों में उसने खड़े होकर कहा था, सर, एमबीए में गोल्ड मेडल चेहरा देखकर नहीं दिया जाता है, ना ही काबिलियत चेहरे पर लिखी होती है, वो दिमाग में होती है। चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं। जिम्मेदारी देकर मेरी ये तारीफ़ की जाती तो बेहतर होता, कहकर वो मीटिंग से बाहर निकल आई थी। अपनी उत्तेजना और गुस्से को एक गिलास पानी पीकर शांत किया था, फिर अपनी सीट पर बैठकर अपना त्यागपत्र टाइप किया और लंच के बाद मिस्टर त्यागराजन को पकड़ा दिया था। त्यागपत्र पढ़कर मिस्टर त्यागराजन ने कहा था, मैं चाहता हूँ तुम पहले अपनी काबिलियत से बॉस को जवाब दो, फिर त्यागपत्र दो। मिस्टर त्यागराजन की बात को नहीं टाल सकती थी। उन्हीं की वजह से उसने कंपनी ज्वाइन की थी। साथ ही उसकी भी दबी इच्छा थी कि उस सड़ू को अपनी काबिलियत का लोहा मनवा कर तब रिज़ाइन करे। उसने त्यागराजन की बात मान ली। घायल सरपिणी की तरह अपनी पूरी ताकत प्रेजेंटेशन बनाने में झोंकती थी, लेकिन तैयार प्रेजेंटेशन को मिस्टर त्यागराजन ने ही स्टाफ मीटिंग में प्रस्तुत किया था। सबने मेज थपथपा कर प्रेजेंटेशन की तारीफ की थी। अप्रतिम ने भी खड़े होकर कहा था, वेल डन मिस्टर त्यागराजन, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। त्यागराजन ने हंसकर कहा था, थैंक यू सर, लेकिन इसका क्रेडिट मिस चौधरी को ही जाता है। प्रेजेंटेशन इन्होंने ही तैयार किया, मैं तो ऐन मौके पर बीमार पड़ गया था, सॉरी सर। सबकी नज़रें कृतिका की तरफ घूम गई थीं। अप्रतिम ने एक बार उसकी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं और उठकर चला गया था। वो भी कहाँ उसे छोड़ने वाली थी, पीछे पीछे अपना त्यागपत्र लेकर पहुँच गई। उसे देखते ही पसीने पसीने अप्रतिम ने अपने रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए पूछा था,
एनी प्रॉब्लम? सर, माई फेस, कहकर उसने अपना त्यागपत्र उसे पकड़ा दिया था। त्यागपत्र पढ़कर उसने कहा था, ओह, अब समझा। आप चाहती हैं कि मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगूं। फिर उसने त्यागपत्र फाड़कर उसके सामने ही डस्टबिन में डाल दिया था। वो चुपचाप चली आई थी। उसके बाद ऑफिस में काम करते हुए अक्सर उसकी मुलाकात अप्रतिम से होती रहती थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा, बंदा दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन अपने आप से नाराज़ ज़रूर है। कारण क्या है, कोई नहीं जानता। हो सकता है मिस्टर त्यागराजन या वाधवा सर को कुछ पता हो, क्योंकि वे दोनों बड़े साहब यानी अप्रतिम के दादाजी के समय से ही कंपनी में कार्यरत हैं। अप्रतिम भी ऑफिस के बाहर उन्हें अंकल जी ही कहकर बुलाते हैं। अक्सर लंच टाइम में लोग आपस में बातें करते, यार बॉस की कुर्सी पर कोई उम्र दराज ही शोभा देता है। अप्रतिम सर को दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं है। बिना पसीना बहाए कंपनी के मालिक की कुर्सी मिल गई है, इसलिए बचकाना बिहेवियर है। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रहे हो। कंपनी चल ही रही है मिस्टर त्यागराजन और वाधवा सर की सूझबूझ से। इसी तरह बातें इधर से उधर होती रहती, कानों से टकराती रहती थीं। एक दिन अचानक मॉल में कृतिका की मुलाकात अप्रतिम सर के पर्सनल सेक्रेटरी मानस गुप्ता से हो गई। मानस की तरफ से कॉफ़ी पीने का निमंत्रण वो ठुकरा न सकी। कॉफ़ी पीते पीते इधर उधर की बातों के बीच अप्रतिम का जिक्र आ गया। कृतिका ने हंसते हुए कहा, आप मुझे कॉफ़ी पिला रहे हैं, और अगर आपका बॉस होता तो विश का जवाब भी न देता। आपकी बड़ी हिम्मत है ऐसे सड़ू बॉस के नीचे काम करना। उफ। खैर, वो इतने खतरनाक भी नहीं हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो काफ़ी सिंपल हैं। उन्हें अकेले रहना पसंद है, थोड़े अंतर्मुखी हैं। हाँ, कभी कभी उनको समझना कठिन हो जाता है। वो इतने आत्मलीन हो जाते हैं जैसे उनका बाहर कोई वजूद ही ना हो। कोई आदमी अपने आप में इतना खोया कैसे रह सकता है कि उसे अपने आसपास का एहसास ही ना हो। आखिर हम सामाजिक प्राणी हैं, अपने आसपास को कैसे इग्नोर कर सकते हैं मानस जी? कृतिका जी, हो सकता है उनके अंतर्मन में कोई गांठ हो जिसका सिरा सुलझाने की कोशिश वो करते हों। विषयांतर करते हुए कृतिका बोली, चलिए, हमें अप्रतिम सर की गांठों से क्या लेना देना। हमें अपनी नौकरी, प्रमोशन और सैलरी से मतलब है। ये ठीक है तो सब ठीक, कहकर वो खिलखिला पड़ी। लेना देना कुछ नहीं, फिर भी क्या मानस जी, चिंता करने के लिए उनका परिवार है। नहीं, वो बिल्कुल अकेले हैं। तब तो पक्का इमोशनल प्रॉब्लम है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। यस यस, गुड आइडिया, पर उनसे कहेगा कौन? आप बोल देना, क्या पता। वाक्य पूरा किए बिना थैंक्स कहकर वो उठ खड़ी हुई। कहने को तो उसने मानस से कह दिया कि अप्रतिम सर की गांठों से हमें क्या लेना देना, लेकिन अपने आप को उससे असंपृक्त नहीं रख पाई। रात के एकांत में उसी के बारे में सोचती रही। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अकेला और तन्हा क्यों है? कौन सी बात उसे खुलकर जीने नहीं दे रही है? वो क्यों हर समय नाराज, चिड़चिड़ा और गांभीर्य का लाबादा ओढ़े रखता है? उसके होंठ मुस्कुराहट के लिए तरसते रहते हैं। जरूर उसका बचपन किसी दुर्दांत पीड़ा में गुजरा होगा, या कोई भयंकर पारिवारिक त्रासदी हुई होगी, अथवा असफल प्रेम का मारा होगा जिसके दर्द की नदी उसके अंदर ही अंदर बह रही है। जब दर्द का लावा पिघलकर अपना उत्ताप छोड़ता होगा, तब वो बेचारा भीतर ही भीतर झुलसता होगा। अपने जख्मों को छिपाने के लिए उसने अपने आप को अकेलेपन की गुहा में कैद कर लिया है। उसके स्वभाव का रूखापन, मिजाज का अक्खड़पन, बात बात पर गुस्सा, चिढ़ना और झुंझलाहट हो ना हो उसका कवच है, बाहरी आवरण, जिसके पीछे वो अपने स्व को छिपा लेता है। साफ इशारा करता है, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, अंदर झांकने की इजाज़त नहीं है। अपने बचाव के लिए कछुए की तरह अपने आप को अपने अंदर ही सिकोड़ लेता है, इसीलिए कटा कटा रहता है। सबके सामने खुलने से शायद असुरक्षित महसूस होता होगा। यही सोचते सोचते वो सो गई। नो बोनस दिस ईयर, कंपनी इज़ गोइंग इन लॉस। ये हवा ऑफिस में चल रही थी। ये बात वधवा सर के किसी करीबी के जरिए फैली थी, अतः सब उसे कन्फर्म न्यूज़ समझ रहे थे। बस ऑफिशियल घोषणा का इंतज़ार था। स्टाफ मीटिंग में यही सुनने की उम्मीद थी। लेकिन इस साल भी दिवाली पर हर साल की तरह बोनस मिलेगा कहकर अप्रतिम सर ने सबको सरप्राइज़ दे दिया। बाद में मानस ने बताया, कंपनी की हालत को देखते हुए मिस्टर त्यागराजन और वाधवा सर इस साल बोनस देने के फेवर में नहीं थे, लेकिन अप्रतिम सर नहीं माने। कहा,
घाटा इस साल है तो अगले साल फ़ायदा होगा, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं ना। फिर बोनस फाउंडर चेयरमैन ने शुरू किया था, हम उनको डिसओबे नहीं कर सकते, हम एम्प्लॉयज़ की खुशियाँ नहीं छीन सकते। उसके बाद कृतिका की राय अप्रतिम के बारे में बदलने लगी कि वो अंदर से कोमल है, सहृदय है, संवेदनशील है, मुनाफे के पीछे भागने वाला बॉस नहीं है, परिवार की खुशियों को समझता है, नाराज अपने आप से है। कृतिका के बदले हुए एटीट्यूड को मिस्टर त्यागराजन ने महसूस किया, साथ ही उसकी काबिलियत की अहमियत को कंपनी के लिए ज़रूरी समझा। लेकिन अप्रतिम भी उसे पसंद करने लगा है, ऐसा कृतिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु अप्रतिम तो ठहरा अप्रतिम। बिना पूर्व सूचना के अचानक उसके घर पहुंचकर उसने सबको चौंका दिया। अपना परिचय देकर बिना किसी पूर्व भूमिका के उसने कहा, मिस्टर चौधरी, मैं आपकी बेटी कृतिका से शादी करना चाहता हूँ। आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ सोचकर उन्होंने पूछा, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? ये सुनकर वो थोड़ा असहज हो गया। शादी मुझसे होगी या मेरे पेरेंट्स से? शादी तो लड़के और लड़की की ही होती है, लेकिन पेरेंट्स की रजामंदी भी मायने रखती है। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है, आपको पूछना है तो मैं उनका पता आपको भिजवा दूंगा। चॉइस आपकी है, ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो फॉरगेट इट। थैंक यू, कहकर वो चला गया था। चौधरी साहब ने कृतिका से पूछा तो वो स्वयं आश्चर्य में पड़ गई। पापा, मुझे खुद नहीं मालूम क्यों मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे प्रति अपने आकर्षण को उसने कभी भूल कर भी जाहिर नहीं किया, सीधे आपके पास आ पहुंचा। इससे क्या जाहिर होता है? इंसान खरा है। आप चाहें तो मिस्टर त्यागराजन से बात कर लें। अप्रतिम को शोर शराबा, धूम धड़ाका बिल्कुल पसंद नहीं था, अतः सिविल मैरिज के बाद एक सादा सा समारोह आयोजित किया गया। कृतिका ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन हनीमून का डेस्टिनेशन सुनकर कृतिका को थोड़ा सरप्राइज हुआ। लोग हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, वेनिस, मॉरिशस, सिंगापुर वगैरह चुनते हैं। इंडिया में गोवा, शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, दार्जिलिंग, आगरा आदि 50 जगह हैं जहाँ जाते हैं, परंतु इजिप्ट जाने की बात उसने आज तक किसी से भी नहीं सुनी थी। तो क्या अप्रतिम की हर बात जमाने से ज़रा हटकर होती है? सहेलियों ने चुटकी ली, यार शादी के बाद रोमांस के लिए तेरे मियाँ को मुर्दों का कब्रिस्तान ही पसंद आया। उसने कोई विरोध नहीं किया, अभी उसे अप्रतिम को समझना था। अप्रतिम के अंदर की नाराज़गी दूर कर उसे अपने आप से प्यार करना सिखाना था। फ्लाइट में अप्रतिम बिल्कुल असंप्रक्त सा आंखें बंद किए अपने आप में खोया रहा। कृतिका भी ईयरफोन लगाकर म्यूज़िक सुनती रही। नवविवाहित जोड़े की कोई चपलता उनके मध्य नहीं थी। कृतिका बीच बीच में अप्रतिम के चेहरे को देखती अवश्य रही, लेकिन अप्रतिम उसके साथ नहीं था। वो कुछ लम्हों को जी रहा था, कुछ आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थीं। कुछ भी करो, विंडो सीट नहीं दूंगा, मैं चिप्स नहीं दूंगी, ठीक है तू ही खा ले, भूखी कहीं की। दादू मैं आपके पास आ जाऊं? आ जा। नहीं दादू, ये बहाने से मेरे पास लड़ने आ रही है। दादू देखो, इसने मेरी स्क्रीन ऑफ कर दी है। कृतिका ने चौंक कर कहा, अप्रतिम मेरी स्क्रीन क्यों ऑफ कर दी? ओह सॉरी, कहकर वो चैतन्य होकर बैठ गया। कृति, चिप्स खाने का मन कर रहा है। वो हंसती। कैरो एयरपोर्ट से होटल जाते समय कैरो की खस्ताहाल सड़कें, फ्लाईओवर के नीचे जमा प्लास्टिक और कचरे का ढेर, चारों तरफ फैली गंदगी को देखकर मन वितृष्णा से सिहर गया। ओह माय गॉड, अप्रतिम ये सब देखने के लिए यहाँ आया है। लेकिन अप्रतिम इन सब बातों से बेखबर अपने टूर ऑर्गेनाइज़र से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें किए जा रहा था। 5 सालों में उसने अप्रतिम को ऐसे उन्मुक्त होकर हंसते नहीं देखा था। क्या कैरो की हवाओं में जादू है? हंसते हुए अप्रतिम के गालों में गड्ढे पड़ रहे थे। फ़ोन पर बात खत्म होते उसने अप्रतिम से कहा, हंसते हुए कितने क्यूट और मासूम लगते हो, ऐसे ही हंसा करो, क्यों सड़ू जैसा चेहरा बनाए रखते हो? वक्त ने वफा की होती तो ऐसा ही करता, कहकर वो चुपचाप बाहर देखने लगा। कृतिका को एहसास हो गया कि अप्रतिम के अंदर मजबूत गांठें हैं जिनको खोलने का मौका उसे यहीं कहीं मिलेगा, परंतु थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कृतिका अप्रतिम के बदले मिजाज को बड़े मनोयोग से देख रही थी। गिज़ा और सक्कारा की पिरामिड देखते समय वह ऐसे भाग कर चल रहा था जैसे हवाओं में कुछ है जिसे वो पकड़ना चाह रहा है,
फिर कुछ दूर चलकर अपने जूतों से रेत ठेलता हुआ रुक रुक कर चलने लगा, जैसे स्कूली बच्चे राह पर ठोकर मारते हुए सीधी राह न चलकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं। गाइड सानिया कृतिका के साथ साथ चलती हुई अरेबिक एक्सेंट वाली अंग्रेजी में रटी रटाई धूल में लिपटी प्राचीन मिस्र की गौरवशाली संस्कृति की कहानियाँ सुना रही थी। तिलिस्म और जादू से सराबोर अनेक दंत कथाओं का जखीरा सानिया के पास था, जिसे वो सुनना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान आगे भागते अप्रतिम पर था। एक पॉइंट पर रुककर सानिया ने स्वयं अप्रतिम को आवाज़ दी, सर यहाँ आइए, आप दोनों की फ़ोटो लेती हूँ। पिरामिड का व्यू बहुत सुंदर है। अप्रतिम को सुनाई दिया, जरा यहाँ परी के साथ खड़े हो जाओ, पिरामिड के साथ तुम्हारी फ़ोटो ले लूँ। इस छिपकली के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाना। देखो, मुझे छिपकली कहा। देख छिपकली, अगर तूने रेत मेरे ऊपर डाली तो। पापा देखो, मेरे बाल नोच लिए। दादू देखो, ये हारसी है। स्टूपिड, ये खच्चर है। नहीं, ये हारसी है। डैड, मैं कैमल राइड लूँगा, आप मेरे साथ बैठो। क्यों, अकेले डर लगता है क्या? नहीं, आपके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। कृतिका ने आवाज़ दी, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, चलो कैमल राइड करते हैं। कृतिका को लगा ये जरूर दूसरा अप्रतिम है। हो सकता है कि पिरामिड में कैद किसी रूह का साया अप्रतिम पे आ गया हो, या शादी का असर हो। चलो कुछ भी हो, अप्रतिम खुश है, यही उसके लिए संतोष की बात है। बचपन में पढ़ी मिस्र की लाइफ लाइन नील नदी पर क्रूज़ की सैर का प्रोग्राम सुनकर कृतिका रोमांचित हो उठी। क्रूज़ पर पहुंचकर पल भर में कैरो की गंदगी वो भूल गई। डेक पर खड़ी होकर दिलकश नज़ारों में खो गई। खुला आसमान, जिस पर 14वीं का चांद अपने पूरे शबाब पर था। चांदनी नील नदी की लहरों पर मचल रही थी। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से बदन में हल्की सी सिहरन हो रही थी। दूर से नदी की छाती पर तैरते हुए दूसरे क्रूज़ रोशनी के चलते फिरते द्वीप नजर आ रहे थे। दूसरे क्रूज़ों से आती अरेबियन संगीत की स्वर लहरियाँ फिजाओं में तैर रही थीं। दूसरी तरफ डेक चेयर पर लेटा अप्रतिम एकटक आसमान की तरफ देख रहा था। कुछ आवाज़ों ने उसे बंदी बनाया हुआ था। अप्रतिम, परी को पकड़ो, देखो वो पाउंड की तरफ भाग रही है। खड़े खड़े दांत निपोड़ रहा है, पकड़ा नहीं? देखो, इसने जूते मुझे सब भिगो लिए। सॉरी दीदी, लेकिन ये शैतान मेरा कहना नहीं मानती है। अप्रतिम, उधर देखो, कुछ चेयर्स खाली हैं, खिसका लाओ। अच्छा, अब समझा मुझे साथ क्यों लाए हो, काम कराने के लिए, पर मैं तो थक गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। प्लीज़ पापा। बच्चू, छोटे होने का मतलब समझ में आया? मुझे भी सब ऐसे ही भगाते थे। कृतिका उसके पास आकर बैठ गई। तब तक आवाज़ें हलचल मचाकर गुम हो गई थीं। कृतिका ने अपना चेहरा उसके ऊपर झुका दिया। अप्रतिम ने उसके सांसों की गर्मी को महसूस किया। मादकता के मोहपाश ने उसे जकड़ लिया। वो निशब्द उसे देखता रहा। तभी नीचे से अरेबियन संगीत की धुनें ऊपर आने लगीं। लोग जल्दी जल्दी नीचे जाने लगे। उसने धीरे से कृतिका का हाथ चूम लिया और फिर एकाएक खड़ा हो गया। कृति, चलो कुछ खाते पीते हैं। डाइनिंग रूम में बुफे शुरू हो चुका था। साथ ही वैली डांसर अपने जलवे बिखेर रही थी। कृति वेज थी, उसके लिए सिर्फ सलाद और कुछ सेवई टाइप स्वीट डिश के अलावा कुछ नहीं था। सलाद से भरी प्लेट को मेज पर रखते हुए कृतिका ने कहा, रोटी दाल के दर्शन दो गिरधारी। अप्रतिम मुस्कुरा पड़ा। कृतिका ने कृत्रिम रोष दिखाते हुए कहा, मुस्कुरा लो, खूब एंजॉय कर लो नॉनवेज। अचानक अप्रतिम के कान बजने लगे। प्रतिध्वनियाँ फिर टकराने लगीं। तुम लोग मज़े मार रहे हो वैरायटी ऑफ नॉनवेज खाकर? कम बख्तों, हमें यहाँ भूखा मारने के लिए लाए हो? ब्रेड और सलाद पर दिन गुजर रहे हैं। पापा, ये सब ध्रुव की शरारत है, इसने ही ये डेस्टिनेशन चुना है। दादू, आप नॉनवेज खा लो, टेस्टी है। कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, सॉरी, तुम्हारे साथ अन्याय किया। इट्स ओके यार, दिल पर मत लो। वैली डांस अपने पूरे शबाब पर था। जनता डांसर के रूप लावण्य, हाव भाव और अंगों की कमनीय थिरकन में खोई थी। कृति के मन में चल रहा था, कैसी दोगली मानसिकता का समाज है। अपनी औरतों को सिर से पैर तक लबादे में ढककर लाए हैं। बच्चियों तक ने हिजाब पहन रखा है। दूसरी तरफ उसी समाज की एक स्त्री अर्धनग्न कामोत्तेजक यौवन का खुलेआम प्रदर्शन कर रही है, और सब बिना पल के झपकाए एकटक तल्लीन होकर देख रहे हैं। डांसर भी किसी की बेटी और बहन होगी।
तभी उसने देखा बैली डांसर प्रत्येक टेबल के करीब जाकर दर्शकों को रिझाने लगी। आगे आगे क्रूज का फोटोग्राफर। पैसा कमाने का ये भी तरीका है। बैली डांसर को अपने करीब आते देख अप्रतिम उठने लगा। कृतिका ने हाथ खींचकर बिठा लिया। डांसर उसके करीब आकर अपना बदन थिरकाने लगी। अप्रतिम का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। कृतिका ने झट से 2-3 फोटो अपने मोबाइल में कैद कर लीं। अप्रतिम के सामने अतीत का एक टुकड़ा खड़ा हो गया। दादू भागो, डांसर आपके पास आ रही है। आने दो यार। पापा, आपके दोनों बेटों को छोड़कर डांसर आपके पास ही क्यों आई? आद्या, आई एम यंगेस्ट एंड हैंडसम अमंग देम, कहते हुए जोर का ठहाका लगाया। वाह पापा वाह, अभी तो मैं जवान हूँ, सेहत के लिए अच्छा हूँ। यज्ञ भैया तो भाग रहे थे। सौम्या, भैया अपना साधुपन दिखा रहे थे। अकेले होते तो देखती भाई के जलवे। तू अपने जैसा ही दूसरों को समझता है। तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते हो। माँ, आपके करण अर्जुन ऐसे ही हैं। म्यूज़ियम, कारपेट स्कूल और आर्ट गैलरी देखते हुए वो लोग खलीली बाजार पहुँचे। पुराने कैरो का जीता जागता धड़कता दिल भीड़भाड़ वाली एक पतली गली में अप्रतिम घुस गया। गली के दाएं बाएं दोनों तरफ गलियां ही गलियां। फिर उन गलियों के अंदर भी गलियां देखकर उसे बरसों पहले देखा लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में स्थित गड़बड़ झाला बाजार याद आ गया। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, अप्रतिम, हम यहाँ क्या खरीदने आए हैं? मेरा हाथ पकड़कर साथ साथ चलो, मैं कहीं इस भूल भुलैया में खो न जाऊं। अप्रतिम के कानों को सुनाई दिया, दादू, डैड और चाचू यहाँ क्या करने आए हैं? मैं बोर हो रहा हूँ। भाभी, सौम्या किधर चली गई? मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। अब यज्ञ भैया नहीं दिख रहे हैं। रो नहीं अप्रतिम, वो देखो यज्ञ आ रहा है। बेटे, सब लोग एक साथ रहो। परदेश में कोई इधर उधर हो गया तो मुश्किल होगी। अप्रतिम, मुझे भूख लग रही है, चलो तुम्हें इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। कैरो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद राहत की सांस लेते हुए अप्रतिम ने कहा, सोच रहा था कि आज पक्का फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं भी बहुत डर गई थी, पर गलती हमारी थी। हमें टैक्सी वाले को बताना चाहिए था कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना है। अरे, टैक्सी तो टूर वालों की थी। ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे टूर प्रोग्राम के मुताबिक हमें टैक्सी भेजे। बातचीत को बहस के दायरे से खींचकर कृतिका ने कहा, मगर मानना पड़ेगा एयरपोर्ट स्टाफ को, बड़े स्मार्ट और हेल्पफुल थे। हमारी परेशानी को समझते ही कैसे फटाफट हमारा सामान लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर ले आए। टैक्सी बुला कर दी। टैक्सी वाले ने भी इन टाइम पहुंचा दिया। हाँ, बस जो टाइम लगा सिक्योरिटी चेक में लगा। इनका सिक्योरिटी चेक बड़ा तगड़ा है, जूते मुझे तक उतरवा लिए। शर्म अल शेख पहुंचकर कृति की राय इजिप्ट के बारे में बदल गई। लाल सागर के किनारे बसा ये शहर उसे टूरिस्ट पैराडाइज नज़र आया। अब उसे लगा कि हनीमून के लिए परफेक्ट जगह है। शेरेटन होटल पहुंचकर अप्रतिम रिसेप्शन काउंटर पर चेक इन की औपचारिकताएं निभाने चला गया। कृतिका वहीं पास में लाउंज में बैठ गई। कुछ ही देर में अप्रतिम ने आकर कहा, रूम तैयार नहीं है, गेस्ट जाने वाले हैं, उसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ अपना काम करेगा। कोई और रूम खाली नहीं है। मुझे रूम नंबर 335 ही चाहिए। समथिंग स्पेशल विद दिस रूम? अप्रतिम ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, चलो तब तक बीच की तरफ चक्कर लगा कर आते हैं। बीच का नज़ारा दूर से देखकर कृतिका जोर से चिल्लाई, वाओ, बीच इतना खूबसूरत होगा ये तो मैंने सोचा न था। अप्रतिम ने हौले से मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। बीच पर जाने से पहले स्विमिंग पूल था। कुछ सीढ़ियाँ उतर कर स्विमिंग पूल के पास से गुजरा तो कुछ आवाज़ों ने उसे रोक लिया। अवश होकर वो वहीं ठिठक गया। कृति, तुम आगे चलो, मैं आता हूँ, कहकर वो वहीं एक डेक चेयर पर लेट गया। प्रतिध्वनियाँ कानों में टकराने लगीं और दृश्य आंखों के सामने। परी, पूल में आ जा। नहीं नहीं, मैं उसमें डूब जाऊंगी। मेरा पूल कितना क्यूट है। वो परी को पकड़ने आ रहा है। परी जल्दी जल्दी पानी उसके ऊपर उलीचती है, वो भी उलझता है। दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हैं। अप्रतिम, छोड़ दे बेचारी को। मम्मी प्लीज़, भैया को बुलाओ। माँ, आप इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो। भैया अपने पूल में जाओ। जाता हूँ, पर इस पाउंड में तू स्विमिंग नहीं सीख पाएगी। इसे पाउंड मत कहो, ये बच्चों का स्विमिंग पूल है। पूरा स्विमिंग पूल हंसी ठहाकों से गुलजार है। पूल में वाटर पोलो खेला जा रहा है। परी अपने पूल से निकलकर दूसरे पूल की सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर खेल देख रही है।
दादू दूसरी तरफ से चुपके से आकर परी को गोद में उठाकर पूल में ले आते हैं। वो हाथ पांव पटक कर चीख रही है, मुझे बाहर निकालो, मैं डूब जाऊंगी। थोड़ी देर में दादू की पीठ पर चिपकी दोनों हाथ दादू के गले में डालकर बड़े मज़े से वाटर पोलो खेल का मजा ले रही है। दादी भाग भाग कर हर कोने से फ़ोटो खींच रही हैं। अप्रतिम अतीत की परछाइयों के साथ लुका छिपी खेलते खेलते इतना आत्मलीन हो गया कि उसे कृतिका के आने का पता ही नहीं चला। तभी मोबाइल बजा। सर, रूम इज़ रेडी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। सामने खड़ी कृतिका ने हंसकर कहा, वाह जनाब वाह, खुद यहाँ आराम फरमा रहे हैं और मैं बीच पर आपका इंतज़ार, नॉट फेयर। तीसरे तले से रूम नंबर 335 में जाने के लिए लंबे कॉरिडोर से गुजरते समय कृतिका को लगा जैसे वो किसी लंबी सुरंग से गुजर रही हो। कॉरिडोर के 3 लंबे लंबे मोड़ों को पार कर जब वो रूम के सामने खड़ी हुई तो सबसे पहले उसने देखना चाहा कि इस रूम में आखिर खास क्या है। अप्रतिम इसी रूम में क्यों आना चाहता है? अंदर आकर उसको कुछ भी खास नज़र नहीं आया। साज सज्जा बेहद शालीन और पुराने टाइप की थी। फिर होटल का यही रूम उसे क्यों चाहिए था? क्या वो पहले भी किसी के साथ यहाँ आ चुका है? इस बात पर उसके दिमाग की सुई अटक गई। परंतु अप्रतिम से पूछने का अभी सही वक्त नहीं है। अभी तो अप्रतिम को समझना है, उसके मन का इलाज करना है। सुबह अप्रतिम को बिस्तर पर ना पाकर वो थोड़ा घबरा गई। सामने देखा अप्रतिम बालकनी में खड़ा है। ताज्जुब हुआ, सुबह देर तक सोने वाला अप्रतिम आज इतनी जल्दी कैसे और क्यों उठ गया? वो भी अंगड़ाई लेती हुई उठ बैठी, फिर चुपचाप उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। सामने सूर्योदय का मोहक दृश्य था। अप्रतिम ने बिना कुछ बोले अपना हाथ उसके गले में डाल दिया। ठंडी ठंडी मदमस्त हवा के झोंके ताड़ के वृक्षों को हौले हौले सहला रहे थे। चिड़ियों का कलरव नीरवता में संगीत खोल रहा था। आकाश में छाई लालिमा धीरे धीरे एक बिंब के रूप में सिमटने लगी। रश्मि रथी धीरे धीरे ऊपर आने लगे। ऐसा लगा जैसे समुद्र में डुबकी लगाकर निकल रहे हों। रोशनी समुद्र की स्याह लहरों पर चांदी सी चमकने लगी। किरणों के स्पर्श से वंचित समुद्र का दूसरा हिस्सा अभी भी स्याह दिख रहा था। धूप छाँव का ये कुदरत का करिश्मा देखकर वो अभिभूत हो उठी। वो अपनी भावनाओं से अप्रतिम को अवगत कराना चाहती थी, लेकिन अप्रतिम तो वहाँ था ही नहीं। वो तो सूर्योदय को देखते देखते अपनी दुनिया में आत्मलीन हो गया, जहाँ उसे सुनाई दिया, माफ़ करना, सुबह सुबह सबको यहाँ फ़ोन करके बुलाया, तुम सबकी नींद खराब हुई। नहीं पापा, बल्कि इतना सुंदर सूर्योदय दिखाने के लिए धन्यवाद। अप्रतिम को कैसा लगा सूर्योदय? अच्छा लगा, पर सूर्य भगवान थोड़ी देर बाद उगते तो ज़्यादा अच्छा होता, यानी 8 बजे के करीब। हाँ, सूरज को अपनी मर्जी से चलाएगा बदमाश। फिर जोर का ठहाका लगाया। किसी का चाय पीने का दिल कर रहा है? मेरा तो कर रहा है। चाय पिलाओगी तो सभी पीने को तैयार बैठे हैं। भाभी प्लीज़ अपने और मेरे कमरे से टी बैग और मग ला दीजिए। अप्रतिम की आत्मलीनता को कृतिका ने तोड़ा। चाय पियोगे? तुमने मेरे मन की कह दी। धीरे धीरे तुम्हारे मन को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुमने मन पर बड़ा सख्त ताला लगा रखा है। चाय का घूंट भरते हुए अप्रतिम ने कहा, वॉक के लिए चलोगी? बस 10 मिनट में चेंज करके आती हूँ। समुद्र के किनारे वॉकिंग ट्रैक पर चलते हुए वो फिर अपने चारों तरफ के वजूद से अजनबी बन हवाओं में गूंजती प्रतिध्वनियों के पीछे भागने लगा। आद्या, तुम यहाँ नॉवेल पढ़ने आई हो? क्या बीच पर नॉवेल पढ़ना मना है? भाभी कम ऑन। परी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मम्मा से बुरा कोई नहीं होगा। इस लड़की को पकड़ो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कोई अनहोनी ना हो जाए। परी बेटा, अभी खूब ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, तुम संभल भी नहीं पाओगी। तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है। फिर मम्मा क्या करेगी? बोलो तो सही। अप्रतिम, तुम भी आगे मत जाओ। यह परी का हाथ पकड़ो, पीछे लहरें आने वाली हैं। मैं तुम दोनों का एक फ़ोटो लेने वाली हूँ। देख अप्रतिम, ये बदमाशी ठीक नहीं है। मुझे भिगोने के चक्कर में कैमरा भीग जाएगा। यज्ञ, कैमरा संभाल जरा, अभी शैतान को मज़ा चखाती हूँ। प्लीज़ दादी, बस करो, खारे पानी से मेरी आंखें जल रही हैं। अच्छा बच्चू, अपनी बारी में आंखें जल रही हैं। चाचू, हम स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए कब निकलेंगे? आज शाम 3 बजे। ये छिपकली भी करेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। फिर जोर का ठहाका लगाते हुए बोले, बाय द वे, स्कूबा डाइविंग आप भी नहीं कर सकते, उसके लिए 18 साल का होना ज़रूरी है। नो चाचू,
कृतिका थक कर डेक चेयर पर आराम करने लगी। आवाज़ों के गुंजलक से बाहर आकर अप्रतिम ने कहा, कृति, मुझे याद आ गया, आज शाम को 4 बजे हमें स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए जाना है। प्लीज़ याद रखना। स्विमिंग के बाद बीच पर लेटी कृतिका मोबाइल से गाने सुन रही थी। अप्रतिम को गाने का शौक नहीं था, बल्कि एक हद तक नफरत थी। कार में जब कभी आद्या म्यूज़िक ऑन करती तो लपक कर बंद कर देता था। यज्ञ चिल्लाता, बिहेव अप्रतिम। यज्ञ फिर ऑन कर देता। अप्रतिम फिर बंद करने के लिए लपकता तो आद्या उसका हाथ पकड़ लेती। अब अगर तूने म्यूज़िक सिस्टम को हाथ लगाया तो देखना। लाचार अप्रतिम कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ वॉल्यूम कम कर दो। संगीत के प्रति उसके इस रुख को देखकर दादी कहती, ये जरूर औरंगजेब का आधुनिक अवतार है या इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सब हंस पड़ते, लेकिन आज उसने कृतिका को नहीं रोका। अपनी दुनिया में गुम कुछ अमूर्त दृश्यों को बीच पर साकार देख रहा था। एक ही शेड के नीचे 3 डेक चेयर्स पर पूरा परिवार एक साथ सटा बैठा है। चलो माँ, आपको गज़ल सुनाता हूँ। किसकी सुनोगी? बेगम अख्तर? नहीं, ध्रुव, गुलाम अली। माँ पापा, पहले आप दोनों डिसाइड कर लो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेडीज़ फर्स्ट। पहले बेगम अख्तर, फिर गुलाम अली। वाह, जीनियस भाभी, क्या कमाल का डिसीज़न दिया है। सौम्या कार्ड्स निकालो। मैं ताश नहीं खेलता। तो यज्ञ, तुम बच्चा पार्टी संभालो। ओ नो, मैं स्पा और मसाज के लिए जा रहा हूँ। अप्रतिम, तुम परी का ध्यान रखना, वो अकेली समुद्र के किनारे ना जाए। चाची, मैं पहले ही कह देता हूँ, गई तो पिटाई कर दूंगा। बड़े भाई को पीटने का बड़ा शौक होता है। ध्रुव, तुम मेरे पर टॉन्ट मार रहे हो, पर मैंने तो कभी तुम्हारी पिटाई नहीं की। उल्टे तुम ही मेरी चुगलियाँ पापा से लगा कर मेरी पिटाई करवाते थे। मेरा घर तोड़ दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं। आ, पकड़ कर दिखा। दादी, भैया ने मुझे मारा, मेरे बाल नोच लिए, मेरी झूठी शिकायत लगाई, अब तो ज़रूर पिटेगी। ये दोनों एक साथ 1 मिनट भी चैन से नहीं रह सकते। पर भाभी अलग भी नहीं रहना चाहते, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। बीच से लौट कर रूम में आकर कृतिका ने कॉफ़ी बनाई। दोनों को उसकी सख्त ज़रूरत थी। कॉफ़ी का मग हाथ में लिए दोनों बालकनी में आ गए। ताड़ वृक्षों से घिरा बीच मशरूम की तरह उगी जहाँ तहाँ छतरियाँ, ढलते सूरज की रक्तिमा के बीच बादलों की लुका छुपी, इक्का दुक्का घूमते सैलानी, हवा के साथ साथ सागर की लहरों का चढ़ना उतरना, घने पाम की टहनियों का मचलना। ठंडी ठंडी हवा की सिहरन से रोमांचित होकर कृतिका ने उसकी कमर को अपनी बाहों से घेर लिया और पीठ पर सिर टिकाकर बोली, ये शाम कितनी हसीन और नशीली है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे संध्या दिवस के साथ अभिसार करके लौटी है और माथे का सिंदूर बिखर गया है। कहीं और कोई अप्रतिम के मुंह से अनायास निकल पड़ा, यहाँ की सुबह, यहाँ की शाम, यहाँ की हवाएं सब मोहक हैं। उन्हीं के मुँह पाश में बंधा हुआ यहाँ चला आता हूँ। चौंक कर कृतिका छिटक कर अलग खड़ी हो गई। उसके मन में पलने वाला शक आगे बढ़कर बोला, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? हाँ, लगभग 6-7 बार। ओह माई गॉड, तुम मैड तो नहीं हो? इतनी बार सेम कुवैत एयरलाइन से सफ़र, वही पिरामिड्स, वही क्रूज़, वही म्यूज़ियम, वही शेरेटन का रूम, वही डॉल्फिन शो, वही स्कूबा डाइविंग वगैरह वगैरह देख कर तुम बोर नहीं हुए? दुनिया में और भी खूबसूरत एडवेंचरस डेस्टिनेशन है देखने के लिए। मुझे दुनिया की खूबसूरती देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अप्रतिम बोला। मैं यहाँ अपना खोया हुआ सुकून पाने आता हूँ। मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे यहाँ कैद हैं, उनसे मिलने आता हूँ। कृतिका अंदर ही अंदर सिहर गई। जो डर रूम नंबर 335 को लेकर समाया था वो सच निकला। जरूर अपने असफल प्यार को खोजने आता होगा। उसने सूखे गले को खखारते हुए पूछा, अतीत का कोई हिस्सा? हिस्सा नहीं, पूरी ज़िंदगी यहीं ठहरी हुई है। ज़िंदगी का उजाला यहीं बसता है, बाकी ज़िंदगी तो अंधेरों में भटकती रही। जो गुम हो गया उसे पाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी यादों को तो जिया जा सकता है। वही जीने आता हूँ। कृतिका को लगा गांठें खुलने को मचल रही हैं, सही मौका आ गया है। उसने अधीर होकर कहा, प्लीज़ सस्पेंस मत क्रिएट करो, थोड़ा खुलकर बताओ जिससे मैं तुम्हें समझ सकूं। कृति, मुझे 1 कप कॉफ़ी और चाहिए। अभी लाती हूँ, कहकर कृतिका झट से दूसरा मग कॉफ़ी बना लाई। कॉफ़ी को सिप करते करते अप्रतिम ने धीरे से कहा, कृति, इजिप्ट में हमारी खुशहाल फैमिली का आखिरी गेट टुगेदर था। कंपनी की पहली वर्षगांठ पर ये लोकेशन थी।
चाचू ने ऑर्गेनाइज की थी। चाचू को प्राचीन मिस्र की सभ्यता और संस्कृति से बहुत लगाव था। दादू ने रिटायरमेंट के बाद ये वयम रक्षामा कंपनी शुरू की थी। उस समय चाचू और डैड सर्विस में थे। अलग अलग शहरों में रहने के बावजूद सब एक थे। होली, दिवाली, न्यू ईयर सब प्लान करके एक जगह मनाए जाते थे। वैकेशन के लिए पूरा परिवार एक साथ ही जाता था। मैं दादी का लाडला, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा लापरवाह, मनमौजी और खिलंदर स्वभाव का था। परी मेरी चहेती बहन थी। जब वो मेरी चीज़ों को छेड़ती थी तब उससे खूब लड़ता था, लेकिन मन ही मन खुश होता था कि मेरा अकेलापन बांटने के लिए परी मेरे साथ है। उस समय चाचू भी चंडीगढ़ में पोस्टेड थे। परी का नाम लेते अप्रतिम थोड़ा भावुक हो गया। कुछ पल के लिए कहीं खो गया, फिर लंबी सांस लेकर बोला, पता नहीं किसका अभिशाप लग गया जिसने हमारी सब खुशियाँ निकल लीं। हमारी फैमिली बिखर गई। कृति ने उसके हाथों को प्यार से सहलाते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ था? एक लंबा उच्छ्वास छोड़ते हुए उसने कहा, कृति, उस समय मुझे भी कहाँ समझ में आया था कि मेरे घर में कौन सा तूफान आने के लिए मचल रहा है। डैड का ऑफिस से रोज़ लेट आना और छुट्टी के दिन भी ऑफिस जाना मॉम को चिढ़ा और परेशान कर रहा था। वो चिल्लाती, रात के 12 बजे तक कौन सा ऑफिस खुला रहता है? सारे दिन तुम्हारी मीटिंग ही चलती रहती है। जब फ़ोन करो तो एक ही जवाब मिलता है, मीटिंग में हूँ। इस बात को लेकर घर में झगड़े और तनाव का माहौल रहता। मैं जिसके पास अपनी बात करने जाता वही मुझे झिड़क देता। फिर लगा मॉम और डैड के बीच समझौता हो गया है। मॉम शांत और तटस्थ हो गई। 10 बजे तक डैड का खाने पर इंतज़ार होता। उसके बाद आया मेज़ पर खाना लगाकर बाहर से लॉक लगाकर चली जाती। डैड अपनी चाबी से लॉक खोलकर अंदर आते, कभी खाना खाते कभी नहीं। जिसे मैं समझौता समझ रहा था, दरअसल वो अघोषित कोल्ड वॉर था, या उसे तूफान के आने से पहले की शांति कह लूँ। खैर, दोनों अपने आप में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें मेरी तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। मैं पढ़ाई के प्रति और लापरवाह हो गया। असली कहानी मुझे समझ में नहीं आई, या शायद तब तक ये समझने की मेरी उम्र नहीं थी। वीकेंड में हम और मॉम चाचू के यहाँ गए थे। वहाँ से लौटे तो मॉम की आया से कुछ चुपचाप बात हुई। मॉम के माथे पर मल पड़ गए। डैड ऑफिस से लौटे थे। थोड़ी देर में बेडरूम से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगीं। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। जिज्ञासावश मैं दरवाजे के पास खड़ा सुन रहा था। आद्या, क्या हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? कुछ पटकने की आवाज़ के साथ सुनाई पड़ा, तुमने मेरा बिस्तर गंदा किया है, उसकी इंसल्ट की है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। उस उम्र में मैं मॉम की बात का असली मतलब नहीं समझ पाया। फ़ौरन अंदर आकर बोल पड़ा, मॉम, आप बिस्तर की चादर बदल दो, झगड़ा खत्म। डैड चुपचाप बाहर चले गए। मॉम मुझ पर बरस पड़ी, चोरी चोरी हमारी बातें सुन रहा था, किताब लेकर नहीं बैठा जाता है। इसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने उन्हें कब साथ देखा। मॉम ने मंगलसूत्र पहनना, मेकअप करना और अच्छी तरह ड्रेसअप होना छोड़ दिया। डैड अलग रूम में सोने लगे। मैंने कारण पूछा तो मॉम ने बताया, यज्ञ देर तक ऑफिस का काम करते हैं, मेरी नींद डिस्टर्ब होने से सिर दर्द होने लग जाता है। बात बिल्कुल सही लगी। 1-2 बार मॉम बेहोश हो गई, फिर लगातार सोती रहीं। डैड ने बताया सिर दर्द की ज़्यादा डोज खा ली है। बात गले से उतरी नहीं। उस समय उन लोगों की बातों के पीछे छिपी लक्षणा व्यंजना को नहीं समझ पाता था, लेकिन उनके बीच फैल रहे कैक्टस की चुभन को महसूस कर रहा था। एक असुरक्षा की भावना मेरे अंदर पनपने लगी थी। हर समय यही सोचता, अगर मॉम ने दोबारा दवा की डोज ज़्यादा खा ली और उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। धीरे धीरे मैं भीतर ही भीतर असुरक्षा की भावना की गिरफ्त में आ गया। पढ़ाई मुझे पहले भी अच्छी नहीं लगती थी, अब तो और भी मन उचट गया। ज़्यादातर वीडियो गेम्स में उलझा रहा। दोस्तों के साथ खेलने का मन भी नहीं करता। मॉम डैड में से किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं था। इस तनाव भरे बोझिल माहौल से मेरा किशोर मन कितना आहत होता है, उसकी भी उन्हें फिक्र नहीं थी। मैं क्लास भी बंक करने लगा और धीरे धीरे अपने अकेलेपन से प्यार करने लगा। अप्रतिम थोड़ा रुका। कृति ने थोड़ा सहज बनकर पूछा, आपने कभी उनकी दोस्ती कराने की कोशिश नहीं की? मैं क्या दोस्ती कराता, दोनों अपने अहम में तने बैठे थे। जिसके पास जाता वही डांट कर भगा देता। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। मैं तो सेकंड टर्म में फेल भी हो गया था। इस बात पर भी दोनों झगड़ते रहे, एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहे। डैड कहते, सारा दिन क्या करती रहती हो, बच्चे की पढ़ाई भी नहीं देख सकती।
मॉम पलटवार करती, तुम्हारा बेटा भी तो है, थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी निभा दो। उनकी आपसी ईगो की लड़ाई में असली पढ़ाई का मुद्दा तो गोल ही हो जाता। खैर, उसके बाद डैड ने अपनी थोड़ी रूटीन बदली, लेकिन मॉम ने यू टर्न ले लिया। मॉम ने अपनी फिगर, डाइट और हेयर स्टाइल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। खुले हाथों से डिज़ाइनर वेस्टर्न आउटफिट्स, पर्सेस, सैंडल्स, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग करने लगी। नया मोबाइल फ़ोन ले लिया, खूब गाने सुनती, अक्सर घर से बाहर रहती, घर पर होती तो फ़ोन पर लगी रहती। वो मेरी पढ़ाई या स्कूल के बारे में बहुत कम पूछती। मैं बड़ा खुश था, अब डांट कम पड़ती थी। मॉम को मैंने एक दिन बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीते भी देखा। शायद कोक में मिलाकर वो विस्की भी लेने लगी थी। फिर एक दिन मॉम मुझे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैट दिखाने ले गई। कैसा लगा? बहुत सुंदर, पर डैड ने कब खरीदा? नहीं, मैंने लिया है। पर आप तो सर्विस करती नहीं हो, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मॉम एकदम से भड़क उठी। ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट का जिक्र मैंने डैड से यूं ही कर दिया। दोनों की बंद कमरे में काफ़ी देर तक पता नहीं क्या क्या बातें हुई। उसके बाद नानू आए, उनसे भी अलग कमरे में बातें हुई। दादी दादू भी आए, बंद कमरों में बातें हुई। क्या बातें हुई नहीं जानता, पर इतना याद है दादी दादू बहुत नाराज़ और दुखी होकर गए थे। उनके जाने के बाद घर में मौत का सन्नाटा छा गया। मॉम डैड दोनों एक छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से तटस्थ और लापरवाह थे। एक दिन मॉम लैंडलाइन फ़ोन से नानी से बात कर रही थी। मैं दूसरे कमरे में दूसरे फ़ोन से उनकी बातें सुन रहा था, जिससे मुझे पता चल गया कि मेरे मॉम डैड एक दूसरे से अलग होने के लिए डिवोर्स ले रहे हैं। तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि मुझ पर क्या बीती होगी। मैं सिर पटक पटक कर कमरे में रोया। मुझे अपना भविष्य नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। मैं टूट गया था। स्कूल में होमवर्क और क्लास वर्क नहीं करने पर डांट के साथ क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता। पूरी क्लास मुझ पर हंसती, लेकिन मुझे वो सज़ा उस सज़ा से कम लगती जो सज़ा मेरे पेरेंट्स मुझे देने जा रहे थे। हर रोज़ डर लगता रहता, पता नहीं घर जाकर क्या देखने को मिलेगा। एक दिन मेरा डर हकीकत में बदल गया। मॉम अपनी पैकिंग कर रही थी, डैड अपने कमरे में अपनी फाइलें संभाल रहे थे। मैं भौचक्का सा मॉम के सामने खड़ा हो गया। अपनी चीज़ें संभालती मॉम ने कहा, मैं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारा सामान भी पैक कर लूँ? यानी मॉम को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं फालतू हूँ, चलना चाहूँ तो चलूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं डैड के पास हज़ारों प्रश्न अपनी आंखों में लिए उनके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने भी मेरी आंखों में उमड़ते प्रश्नों को नहीं देखा, बल्कि अपनी फाइलें पलटते हुए वही प्रश्न दोहराया। मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे साथ रहो, आद्या के साथ जाना चाहते हो तो उसके साथ जा सकते हो, बड़े हो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। यानी डैड को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर उस समय मेरे साथ कितना क्रूर मजाक कर रहा था। 1 मिनट में मैं अनाथ हो गया। दिल किया भागकर किसी चलती कार के सामने कूद पड़ूं या छत से कूद जाऊं। मेरे पेरेंट्स मुझे अपने साथ रखने को अधीर या उत्सुक नहीं। शायद मैं उनके सुखद भविष्य की राह का पत्थर हूँ। दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये सोचकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मुझे हॉस्टल भेज दो, कहकर मैंने अपने आप को अपने कमरे में कैद कर लिया। इसी बीच मॉम और डैड के बीच मुझे लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। सुबह डैड ने मुझसे कहा, अप्रतिम, स्कूल का सेशन पूरा होने तक तुम्हें आद्या के पास रहना होगा। मेरा ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया है, सेशन के बाद तुम हॉस्टल जा सकते हो। मैं रोता हुआ मॉम के साथ चला गया। डैड खड़े खड़े मुझे देखते रहे। उनसे अलग होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ डैड को छोड़कर नहीं आया हूँ, बल्कि अपना पूरा वजूद, अपना बचपन, उससे जुड़ी तमाम चीज़ें, अपना सब कुछ छोड़ आया हूँ। अब सिफर रह गया हूँ। कृतिका ने अप्रतिम की पीठ सहलाते हुए कहा, हो सकता है उन्हें भी तुम्हारी बहुत कमी खली हो। तुम उनसे मिलते तो होगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता था। इतना कहकर अप्रतिम खामोश हो गया। कृतिका उसके अंदर जमा दर्द की सिल्ली को पिघलाना चाहती थी। उसने धीरे से पूछा, मिलना क्यों नहीं चाहते थे? अप्रतिम की जमा नाराज़गी उसके होठों पर आ गई। क्योंकि मैं उन्हें सज़ा देना चाहता था। उनकी वजह से मुझे बिना किसी कसूर के इतना कुछ भुगतना पड़ा। एक के बाद एक दुर्घटनाएं मेरे जीवन में घटने लगीं। ऐसा लगा जैसे
राहु केतु शनि ने पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया है। मन का दर्द मैंने अपने दोस्त सक्षम के साथ बांटा, लेकिन उसने हमारे परिवार की बात स्कूल में फैला दी। तब से मुझे दोस्तों से भी नफरत हो गई। स्कूल में मेरे क्लास फेलो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मुझे देखकर मुस्कुराकर आपस में कानाफूसी करने लगे। एक दिन गेम्स पीरियड में शरद ने मुझे छेड़ा, अप्रतिम, तेरी मॉम तेरे डैड को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के पास क्यों चली गई? मुझे समझ में नहीं आया मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं आगे बढ़ गया। उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। करण ने पूछा, तुम अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड को अंकल कहते हो या डैड? वो दोनों एक बेडरूम शेयर करते हैं। रोहन ने तो और बदतमीजी की हद पार कर दी। जरूर इसकी मॉम का बॉयफ्रेंड इसके डैड से ज़्यादा हैंडसम और पैसे वाला होगा। मेरा धैर्य जवाब दे गया। दर्द और आक्रोश का बदहवास गुबार फूट पड़ा। मैंने बैट रोहन के सिर पर कसकर दे मारा। खून बह चला, हंगामा खड़ा हो गया। कोई मेरी भावनात्मक स्थिति को समझ नहीं पाया। अनुशासनहीनता का आरोप मेरे माथे पर चिपक गया और मैं स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। कृतिका सिहर उठी। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? होना क्या था? एक गलती अनेक गलतियों को जन्म देती है। बस एक के बाद एक कड़ियाँ उसमें जुड़ती जाती हैं। घर पर मॉम से डांट और फटकार के साथ गाल पर चांटे मिले और यशराज अंकल से दिल को चीरने वाली गाली। आद्या, तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस मुसीबत को साथ मत लाना। अब देखो नतीजा। ऐसे उद्दंड और बदतमीज़ लड़के के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। दरवाज़ा खुलाया जा सकता है। बगावत मेरे खून में उतर आई। रात में कुछ कपड़े बैग में डाले और चल पड़ा अनजान रास्ते पर। लेकिन गुस्से में कुछ सूझ नहीं रहा था कि कहाँ जाऊँ। डैड के पास जाऊँ या दादू के पास? फिर मन में विचार आया, कहीं उन दोनों ने भी नालायक कहकर घर से निकाल दिया तो? भय मनुष्य को कमज़ोर कर देता है। अपनों का रिजेक्शन और बाहर सब जगह लोगों के ताने और व्यंग्यात्मक मुस्कान को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी मानसिक स्थिति में एक 13 साल का लड़का क्या विवेकपूर्ण सही निर्णय ले सकता था? गुस्सा, नाराज़गी, हताशा और डर लिए घूम रहा था। वही हमारी दिशा निर्धारित कर रहे थे। कभी बस या ट्रेन से सफ़र किया नहीं था। हमेशा कार या एरोप्लेन से ही सफ़र किया था। एरोप्लेन तो अब सपना था। बस में बिना टिकट बैठना असंभव था। अतः रेलवे स्टेशन आया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो ट्रेन खड़ी थी उसके एक डिब्बे में चढ़ गया। कोच सेकंड एसी था। एक बर्थ खाली दिखी, उसी पर चादर तान के सो गया। कहते कहते अप्रतिम हंस पड़ा। विस्मित कृतिका ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? कृति, उस समय लेटने के लिए बर्थ और साफ सुथरी चादर पाकर मैं बड़ा खुश था। मैं मूर्ख सोच रहा था कि ऐसे आगे का सफ़र निरापद होगा। दूसरे दिन नए टीटी ने टिकट मांगा। मैं चुप रहा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भी एक शब्द नहीं बोला, जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। परेशान होकर उसने अगले स्टेशन पर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। अब मैं दूसरी मुसीबत में फंस गया। तभी मुझे एक इंग्लिश मूवी का ध्यान आ गया। मैंने ऐसा शो किया जैसे मैं गूंगा और बहरा हूँ। उसके बाद मुझे एक शेल्टर होम में भेज दिया गया, जहाँ अंधे, बहरे और गूंगे बच्चे थे। वहाँ बड़ा अजीब लगा। अंधा बोल सकता था लेकिन देख नहीं सकता था। गूंगे बहरे हर चीज़ को देख सकते थे लेकिन कह नहीं सकते थे। और मैं हर तरह से सक्षम था लेकिन असक्षम बनने का नाटक कर रहा था। उनकी मानसिक और भावनात्मक यंत्रणा को देखकर दिल दहल जाता था। वहाँ पर वंचित, निर्धन, समाज से कटे, भागे हुए और छोटे मोटे अपराधों में संलिप्त होने वाले किशोरों का जमघट था, जो मारपीट, गाली गलौज और यौन शोषण के अत्याचारों को झेलते हुए नारकीय जीवन बिताने को अभिशप्त थे। सुधार के नाम पर हमें मोमबत्ती बनाना और कारपेट बुनना सिखाया जाता था। शेल्टर होम का यही उजला पक्ष उच्च अधिकारियों को दिखाया जाता था। वहाँ का खाना, मक्खी, मच्छर और गंदगी को याद करके आज भी उल्टी आने लगती है। बस अप्रतिम, अब और नहीं सुना जाएगा। ये बस बताओ कि तुम वापस कैसे लौटे? वहाँ से भागना पड़ा? क्यों? उस काली रात की पूरी दास्तान मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा। बस इतना समझ लो कि एक निहायत गंदी हैवानियत के चंगुल से बचकर भाग आया। धक्के खाता हुआ किसी तरह दादू के पास लौट आया। दादू के पास तो डैड आते होंगे? नहीं, दादू के साथ भी डैड के संबंध खराब हो चुके थे। कारण?
मॉम डैड के अलग होने के फैसले का दादू ने विरोध किया था। उन्होंने दोनों को समझाया था। विवाहित जीवन की मर्यादा व लक्ष्मण रेखा को दोनों ने ही लांघा है। दोनों एक दूसरे के गुनहगार हैं। अतः बच्चे के भविष्य के लिए दोनों एक दूसरे को माफ़ करके एक साथ रहें। दोनों ने उनकी बात नहीं मानी। दादी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। दादू ने इसका दोषी डैड को ठहराया। उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। ओह माय गॉड, दादू इतने सख्त मिजाज के थे। ऑफिस में तो सब उनकी दरियादिली की खूब तारीफ करते हैं। वो वैसे ही थे, लेकिन जो कुछ उनके परिवार में घटा उसने उन्हें कठोर बना दिया। सोचो कृति, जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने मुझे अपने अहम और खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी से अलग काट कर फेंक दिया। मैं अनवांटेड हो गया। मुझे अकेलेपन के जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। जबकि मॉम खुद कहा करती थी, ये लड़का तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, इतना बड़ा हो गया है फिर भी इसके मुंह में ग्रास डालना पड़ता है। फिर उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। कुछ भी कदम उठाने से पहले उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। कितने खुदगर्ज हो गए थे दोनों। मेरे भविष्य, मेरी खुशियों के लिए एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली में मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। मेरी टीसी पर स्कूल छोड़ने का कारण निष्कासन लिखा था। दादू ने बड़े पापड़ बेल कर मुझे गांव से क्लास 8 की परीक्षा दिलवाई। इस चक्कर में मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। उसके बाद मेरी हॉस्टल लाइफ शुरू हुई। हॉस्टल लाइफ तो तुमने एंजॉय की होगी। नहीं, वहाँ भी मेरी ज़िंदगी कश्मकश में बीती। मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाया। सक्षम की धोखेबाजी सामने आकर खड़ी होती थी। हर समय यही भ्रम सताता रहा कि किसी को मेरे मॉम डैड के बारे में पता चल गया तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अतीत की कड़वी यादें कुंडली मारकर भीतर बैठ गई थीं। सोशल रिजेक्शन को सह पाना आसान नहीं होता है। हर समय आग का दरिया मन में बहता रहा। बुलबुले फूटते रहे। छुट्टियों में दादू के पास आता। दादू अकेले कंपनी को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे और मैं अपने अकेलेपन और नफ़रत से लड़ता रहता। मेरा खिलंदड़पन और मस्त मौलापन नफ़रत की आग में स्वाहा हो गया। मैं एक नकारात्मक व्यक्तित्व बनकर जीने लगा। कुछ सोचकर कृतिका ने पूछा, ध्रुव चाचू से भी संबंध तोड़ लिए? मैंने उनसे संबंध नहीं तोड़े, वो तो मॉम डैड की वजह से टूटे। वो कैसे? डैड को शक था कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में चाचू ने मॉम को बताया है। डैड के साथ चाचू की गर्मा गर्म बहस हुई। उसके बाद डैड ने चाचू से कहा, तू मेरे घर का विभीषण है, आज के बाद तू मेरे घर में पैर नहीं रखेगा। हम एक दूसरे के लिए मर गए हैं, समझे? हमारा तुम्हारा भाई भाई का नाता ख़त्म। डैड ने पता नहीं दादू को क्या बताया, वो भी चाचू से नाराज़ हो गए। दादू के कहने पर चाचू ने एक बार फिर रिश्ता जोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन डैड ने अपना हाथ खींच लिया। खैर, परिवार की कलह और बिखराव से निजात पाने के लिए चाचू अपने परिवार के साथ कनाडा चले गए। सारे नाते रिश्ते यहीं छोड़ गए। फिर कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। मैंने भी अपने अकेलेपन के साथ रहना सीख लिया। दादू के बाद कंपनी में उलझ गया। लेकिन अप्रतिम, अब तो सब ठीक है, इसलिए मन से सारी नकारात्मक बातें निकाल दो और एक नॉर्मल सीधी सादी ज़िंदगी का दामन थामो। कृति, बहुत कोशिश करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, अपने आप से खूब लड़ता हूँ इसके लिए, परंतु अपने मन को समझा नहीं पाता हूँ। मेरा मन अकेलेपन में रहना पसंद भी करता है और उसी से डरकर घबराता भी है। मॉम डैड की उपेक्षा भी करता हूँ, लेकिन अंदर से गहरे तक जुड़ा भी हूँ। बड़ा कमज़ोर हूँ, इसीलिए यहाँ आता हूँ। इस कमरे में, इस माहौल में उनकी एक एक याद से जुड़ता हूँ। अतीत की परछाइयों के साथ वक्त गुजारता हूँ। चंडीगढ़ वाला मेरा घर, जहाँ मेरा बचपन बीता था, वो तो अब रहा नहीं। अपने बचपन को खोजने कहाँ जाऊँ? बस इसीलिए यहाँ आ जाता हूँ। कुछ वक्त के लिए लगता है जैसे मैं अपनों के बीच में हूँ, सबसे घिरा हुआ हूँ, सब साथ हैं। डैड के पास सोया हूँ, वो मेरे बालों को धीरे धीरे सहला रहे हैं। परी के साथ मस्ती कर रहा हूँ। समुद्र के किनारे जिस पत्थर के पास मैं तुम्हारी फ़ोटो पर फ़ोटो क्लिक करता जा रहा था, सच पूछो तो मैं तुम्हारी नहीं, परी, मॉम और डैड को क्लिक कर रहा था। कृतिका पूरी शिद्दत से उसकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील थी। एकाएक उसने पूछा, परी तो अब काफ़ी बड़ी हो गई होगी? हाँ, उसकी शादी हो गई होगी। शायद उसे याद भी नहीं होगा कि उसका कोई भाई भी है। पहले तो सोते जागते और सपने में भी भाई ही उसे दिखाई देता था। नींद में भी बड़बड़ाती रहती थी, अप्रतिम भैया मुझे तंग करते हैं। कृतिका ने थोड़ा सहज बनकर कहा,
परी को इतना याद करते हो तो उससे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? कनाडा दुनिया से बाहर तो नहीं है। कृति, जब कोई पेड़ अपनी मिट्टी से अलग होकर गिरता है तब उसकी जड़ें, तना, शाखाएं, टहनियाँ, फल फूल और पत्तियाँ सब अलग अलग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। किसी का भी अस्तित्व बचता नहीं है। उसी तरह मॉम डैड का रिश्ता क्या टूटा, सारे रिश्ते सूख गए। हमारा परिवार क्या बिखरा, दादू घर, गांव, समाज और अपने भाई बहनों से कट गए। सबके उल्टे सीधे सवालों से बचने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से बचने लगे। लोगों के पूछने पर क्या जवाब देते? क्यों उनके बहू बेटे अलग हो गए? क्यों उनके दोनों बेटों के बीच तनाव है? आज भी हमारी सामाजिक स्वीकार्यता और सम्मान मायने रखता है। हो सकता है कि मॉम डैड को अपनी चाहतों का आसमान मिल गया हो, लेकिन मैं तो खाली हाथ रहा। सुना था पिता घर की छत और माँ घर की नींव होती है। मेरी तो छत भी छिन गई और नींव भी खिसक गई। रिश्तों के बिना भी कोई ज़िंदगी होती है क्या? तुम ही बताओ कृति। आज भी कोई चोट लग जाती है तो मॉम की आवाज़ पीछा करती है। अप्रतिम, तू चोट का पीछा करता है या चोट तुम्हारी? कितनी बैंडेज रखती हूँ फिर भी कम पड़ जाती है। कहाँ स्कूल बस के लेट होने पर 10 फ़ोन स्कूल में घुमा देती थी, कार लेकर पहुँच जाती थी और फिर मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ दिया। डैड से बदला लेने के लिए वो भी उनकी राह चल पड़ी। आई हेट देम, आई हेट देम कहकर वो सिसक पड़ा और दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर कुछ देर तक चुप रहा। फिर बोला, कृति, मैं वो अभागा हिमखंड हूँ जो पिघल कर बहा नहीं। वो पत्थर हूँ जिसे लहरों की ममता ने स्पर्श नहीं किया। मैं वंचित हूँ, रिक्त हूँ। अप्रतिम की भावनाओं के उद्वेग को देखकर कृतिका थोड़ा नर्वस हुई। फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, अप्रतिम, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, पर तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम उनसे नफरत करना छोड़ दो। नफरत प्रतिहिंसा की आग को भड़काती है। नफरत का दहकता अंगारा अपनी हथेली में दबाए तुम उनकी तरफ फेंकना चाहते थे। पता नहीं उससे उनका कितना नुकसान हुआ, लेकिन तुम्हारा नुकसान ज़रूर हुआ। अनजाने में तुम सारी कायनात से नफरत करने लगे। प्लीज़ इस आग से मत खेलो। अप्रतिम ने तड़प कर कहा, कृति, सलाह देना आसान है। तुम परिवार की सुरक्षा के दायरे में पली हो। तुम मेरी पीड़ा व त्रासदी को नहीं समझ सकती हो। भावुक होकर कृति ने कहा, ऐसा नहीं है। हर एक के जीवन में एक अंधेरा कोना होता है। कोई उस अंधेरे को चीर कर बाहर निकल आता है और कोई उन्हीं अंधेरों में भटकता रहता है। तुम क्या समझते हो मेरा फूलों का ही सफ़र रहा है? मैं भी तुम्हारी तरह भावनात्मक यंत्रणा की लंबी सुरंग से गुजरी हूँ। तुम तो कम से कम अपने पेरेंट्स का नाम, पता, जाति, धर्म सब जानते हो। मैं तो अभिशापित सीता हूँ। मेरे माता पिता कौन हैं, उनका नाम पता क्या है, मैं इनकी जायज़ संतान हूँ या नाजायज़। मेरे माता पिता किस धर्म जाति के थे, उनकी भाषा क्या थी, कौन से प्रदेश के थे, किस समुदाय के थे। मैं तो अपनी सही जन्म तिथि भी नहीं जानती। तुम कम से कम अपनी जड़ें तो जानते हो। मैं तो बिना जड़ की अमर बेल हूँ। विस्मित अप्रतिम उसका मुंह देखता रह गया। उसकी आंखें कुछ पूछना चाहती थीं, लेकिन जड़ावस्था में शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। कृतिका प्रश्न समझ गई। अंबिका प्रसाद चौधरी मेरे जन्मदाता नहीं हैं, मेरे जीवन दाता हैं। राजा जनक की तरह उन्होंने दूसरे की त्याज्य तुच्छ वस्तु को अपने माथे का मुकुट बना लिया है। मुझे भी कहाँ पता था। वो तो पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय चाचा जी ने शोर मचाया। कूड़ेदान से उठाई गई लड़की का पैतृक संपत्ति में कोई हक नहीं है। पापा ने भी गरज कर कहा, मुझे संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। कृतिका मेरी बेटी है, मेरी अर्जित संपत्ति की वही हकदार होगी। उस समय राज खुला कि मम्मी पापा ने मुझे राह चलते एक कूड़ेदान से निकाला था। लड़की होने के कारण या अन्य किसी कारण से मेरे जन्मदाता ने मुझे कचरे में फेंक दिया था। ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। सोचो उस समय मेरे दिल पर क्या बीती होगी। भूस्खलन की माटी की तरह भरभरा कर गहरी खाई में गिर पड़ी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। जमीन आसमान कहीं पर भी अपने अस्तित्व के चिन्ह नजर नहीं आए। 15-16 साल की नाजुक उम्र में ना जाने कितनी हसरतों, अरमानों और सपनों से सजा मेरा दामन चाचा जी के एक वाक्य से पल भर में खाक हो गया था। 2 दिन तक बंद कमरे में भूखी प्यासी रोती कलपती रही और अपने आप से लड़ती रही। बाद में सोचा, मैं किस पर अपना गुस्सा निकाल रही हूँ, किस पर नाराज़ हूँ। जिनके लिए रो रही हूँ उन लोगों ने तो जन्म देते ही अपने जीवन से निकाल फेंका। दूसरी तरफ
इन लोगों ने मेरे लिए तो अपनी पैतृक संपत्ति को भी एक झटके में ठुकरा दिया। थोड़े से ऊहापोह व आत्ममंथन से राह मिल गई। कृति, तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था। अप्रतिम, वो सपोर्ट सिस्टम तो तुम्हारे पास हमारे से भी ज़्यादा स्ट्रांग था, पर तुमने अपनी नाराज़गी के चलते उसकी अनदेखी की। कृति, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि तुम्हारे पास कई विकल्प थे। तुम मॉम के घर से नानी नानू के घर जा सकते थे, दादी दादू के पास सीधे जा सकते थे। तब शायद तुम्हारी दादी को सदमे से हार्ट अटैक ना होता। बेटे के टूटे परिवार से व्यथित मन तुम्हारे साथ रहने से कुछ सांत्वना पा जाता। लेकिन तुमने अपनी नाराज़गी की इतनी ऊंची और मजबूत दीवार खड़ी कर ली कि सारे रिश्ते पहुंच के बाहर हो गए। ये भी संभव है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए तड़पते हों, लेकिन तुम तो सारे खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर लिए और उसमें कैद होकर बैठ गए। दरवाजे बेशक बंद रखो, लेकिन एक खिड़की जरूर खुली रहनी चाहिए, जिससे टूटे रिश्तों को भी थोड़ी ताज़ी हवा मिलती रहे, वो पूरी तरह से सूखे नहीं। अप्रतिम एकदम से भड़क गया। तुम क्या चाहती हो? सारी गलती मेरी थी? मुझे कहना चाहिए था वेल डन मॉम डैड। चिल यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। विदेशों में डिवोर्स पेरेंट्स का अलग अलग अपनी अपनी रिलेशनशिप में रहना आम बात है। ये कल्चर अब हमारे देश का भी कल्चर बन रहा है। कच्ची उम्र में तुम उनकी रिलेशनशिप और डिफरेंसेस को नहीं समझ सकते थे, लेकिन अब तो समझ सकते हो। हो सकता है बहुत से ऐसे कारण हो जिनके कारण उनका एक छत के नीचे रहना असंभव हो गया हो। रोज़ रोज़ लड़ने झगड़ने से बेहतर उन्होंने अलग रहना ज़्यादा ठीक समझा हो। आखिर उन्हें भी तो खुश रहने का अधिकार था। अप्रतिम तमक कर उठकर खड़ा हुआ। और मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं था? मुझे दलदल में छोड़ दिया सड़ने के लिए? कृतिका भी उठ खड़ी हुई। अप्रतिम, देखो, जब बच्चों से गलतियां होती हैं तब माँ बाप उन्हें क्षमा भी करते हैं और प्यार से गले लगाकर नई राह भी दिखाते हैं। माँ बाप भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, वो भी माफ़ी के हकदार होते हैं। हमें भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना क्या इतना आसान है? परंतु असंभव भी नहीं है। वो सामने देखो, अंधेरे ने कैसे कुदरत की सारी सुंदरता को लील लिया है। खूबसूरत बीच, समुद्र की चंचल लहरें, सब कुछ अंधेरे में गुम है। बस समुद्र का हाहाकार सुनाई दे रहा है। सुबह फिर सब प्रकाशमान हो जाएगा। वैसे ही दिल के प्यारे रिश्ते कभी मरते नहीं हैं। गलतफहमी और नाराज़गी के नीचे दब जाया करते हैं। क्षमा का स्पर्श मिलते ही फिर महकने चहकने लगते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हम छोटी सी जिंदगी रंजिश में नहीं गुजारेंगे, ना ही अंधेरे में बैठकर समुद्र का हाहाकार सुनेंगे। दो अधूरे एक होकर गुम रिश्तों को फिर से तलाशेंगे। हमारी अगली वैकेशन का डेस्टिनेशन कनाडा होगा, समझे? अभी आप सुन रहे थे कृष्णलता सिंह जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी गांठें। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।